इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। The first heading is magnetic flux। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो वहां पर विधिवत तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की चर्चा हुई थी। सेम वही कंसेप्ट मैग्नेटिक फ्लक्स का है, बस फर्क एक बात का पड़ेगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती थी और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। सपोज दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, इस पूरे रूम में एक मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है। उस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक लूप ले रहे हैं, एक एरिया ले रहे हैं। कंसीडर दिस इज एन एरिया। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हर एरिया का अपना एक एरिया वेक्टर होता है। देयर इज अ एरिया वेक्टर विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर कहां होता है? हमेशा इस सरफेस पर परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द सरफेस। सपोज दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस, दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ एक एंगल बना रही है थीटा। तो हमारा जो बी कॉस थीटा होगा, B cos theta will also be normal to the area। B cos theta एरिया पर नॉर्मल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इज डिफाइंड एज पाई इज इक्वल टू P डॉट A, जिसे हम कहते हैं BA cos theta। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था पाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, इसे हम लोग अब मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। पाई एम इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। फॉर स्मॉल एरिया, अगर हम एरिया को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दें, फॉर स्मॉल एरिया we can write d phi equal to b dot da। सो अगर हमें टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो we can write phi equal to integral d phi which is equal to integral b dot da। This is the formula for flux। Phi is equal to integral b dot da। Phi is equal to integral b dot da। ये हम लोगों को फाई मिलेगा। इस सारा काम हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कर चुके हैं, इसलिए प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा फास्ट चले। बहुत ज्यादा डिस्कस हम लोगों को यहां नहीं करना है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। द यूनिट इज वेबर। यहां से ध्यान से देखिए, पाई का फार्मूला पाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। नाउ इसकी यूनिट आपकी वेबर है, यहां पर बी इंटू ए की यूनिट आपकी होती है मीटर स्क्वायर। सो वी कैन से यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक नई यूनिट हम लोगों ने यहां पर पढ़ा, दैट इज कॉल्ड वेबर पर मीटर स्क्वायर। और पहले से हम लोग इस यूनिट को क्या जानते हैं? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट पहले से क्या पता है? दैट इज टेस्ला। सो वी कैन रिलेट वेबर पर मीटर स्क्वायर विथ टेस्ला। तो हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ फ्लक्स। यूनिट ऑफ फ्लक्स एक यूनिट और कही जा सकती है। आप अगर इसको वेबर कहते हैं तो कहीं कहीं लिखा होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या लिखा होता है? कहीं कहीं लिखा होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? ध्यान देने की बात है। दो यूनिट बात हो गई, और ये यूनिट किसमें है? एसआई सिस्टम में। किसमें बात हो रही है? इन एसआई सिस्टम द यूनिट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर। एक छोटी सी और यूनिट है इन सीजीएस सिस्टम।
यूनिट ऑफ फ्लक्स इज मैक्सवेल। ये याद रखने की जरूरत है। क्या होगी यूनिट? मैक्सवेल होगी। तो दो यूनिट, यहां तीन यूनिट चर्चा होगी हम लोगों की, वेबर, टेस्ला मीटर स्क्वायर एंड मैक्सवेल। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में काफी कुछ चीजें पढ़ ली हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में काफी कुछ चीजें पढ़ लिया है। सो बेसिक इंटरमीडिएट के सिलेबस में हम लोगों को बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है। जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे थे वहां पर छोटी छोटी बातें आपको और बताई गई थी, कुछ बातें बताई गई थी। एरिया वेक्टर, कौन सा वेक्टर? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो क्षेत्रफल सदिश होता है, एरिया वेक्टर होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब सरफेस दो टाइप की होती हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। सपोज दैट this is a surface, this is a surface, now this surface is called open surface, this surface is called open surface. What about closed surface? Like a room, आपके रूम में कुल 4 वॉल्स होती हैं, 1 सीलिंग और आपके पास एक फ्लोर होता है, कुल 6 वॉल्स होती हैं और उसके अंदर आप रहते हैं, लिविंग रूम आपका। तो ऐसी सरफेसेस को हम लोग क्लोज्ड सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सरफेस बोलते हैं। दिस इज ओपन सरफेस। तो किसी भी ओपन सरफेस पर देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, वन इज दिस एंड अनदर इज दिस। देखिए, एक परपेंडिकुलर इधर और एक परपेंडिकुलर इधर। तो ओपन सरफेस पर नॉर्मल कहीं पर लिया जा सकता है, आइदर साइड, इधर या इधर। बस काम एक करना होगा कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पूरे के पूरे क्वेश्चन में अगर हमने इस साइड नॉर्मल को ले लिया है तो लास्ट तक हम नॉर्मल की डायरेक्शन यही मानते रहेंगे, नॉर्मल की डायरेक्शन हम लोग चेंज नहीं करेंगे पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन के लिए। अनदर क्वेश्चन में हम चाहें तो फिर से नॉर्मल की डायरेक्शन ये ले सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, ओपन सरफेस के लिए आप कहीं पर भी नॉर्मल एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया, जो फार्मूला एरिया का पढ़ा था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, चौड़ाई गुणे लंबाई, आप जो पहले से जानते हैं, उस फार्मूले में कोई चेंज नहीं है। दैट वाज एन स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब एरिया के वेक्टर की बात आएगी, डायरेक्शन की बात आएगी, तो डायरेक्शन ऑलवेज कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये जो पेन का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो ये जो फाई में आपको थीटा बताया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पेन से ली जा रही है, कॉपी से नहीं ली जा रही है। कहां से ली जा रही है? पेन से ली जा रही है। पेन के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन बनेगा, पेन के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन बनेगा, उस एंगल की हम बात करेंगे, दैट इज थीटा। तो ध्यान रखना है हम लोगों को फ्लक्स में। व्हाट अबाउट क्लोज सरफेस? फॉर क्लोज्ड सरफेस, अभी बता दिया मैंने क्लोज सरफेस क्या होती है। जैसे आपका रूम है, एक बॉक्स है, क्लोज्ड बॉक्स, दैट इज द क्लोज्ड सरफेस। उसमें जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड, बाहर की ओर, हर दीवार पर, छत पे ऊपर की ओर, इस वॉल पे बाहर की ओर, इधर वाली वॉल पे बाहर की ओर, फर्श पे नीचे की ओर। तो हमेशा कहां लेंगे? आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर को लिया जाता है। ये 2-3 बातें हैं जो हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना होता है। फ्लक्स बेसिकली है क्या? फ्लक्स इज बेसिकली, आपको वहां पर मैंने बताया था, काउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे वहां पर बात हुई थी काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैसे यहां पर चर्चा हो रही है फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ, काउंट ऑफ नंबर ऑफ
कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी सरफेस से पास हो रही हैं। कहां से पास हो रही हैं? हमारी सरफेस से पास हो रही हैं। तो वी कैन राइट क्रॉसिंग थ्रू द सरफेस। हमारी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हैं, उनकी काउंटिंग ही बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। वन इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। इंटीग्रल बी डॉट डी एस और वी कैन से बी डॉट डी ए, बी डॉट डी एस और वी कैन से बी डॉट डी ए फॉर अ क्लोज्ड लूप, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। ये सिंबल बताता है, ये क्या बता रहा है? क्लोज्ड सरफेसों के लिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। ध्यान रखना हम लोगों को, ध्यान रखना इस चीज को। इंटीग्रल, ये कैसा इंटीग्रल है? आपको कई बार चर्चा हुई है, ये नॉर्मल इंटीग्रल नहीं है, ये क्लोज्ड सरफेस के लिए है। जहां से स्टार्ट किया वहां पे एंड होना है, इसलिए क्लोज्ड सरफेस बनाई गई है। उसके लिए बी डॉट डी एस की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। अच्छा, 0 होती क्यों है? एक्चुअली जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, सपोज दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, ये एक बॉक्स है, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस। हम लोग समझ रहे हैं कैसी सरफेस है ये? क्लोज्ड सरफेस है। और जो मैग्नेटिक लाइंस होती है हमारी, मैग्नेटिक लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। ये सारे बच्चों को पता है कि मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। मींस इस कमरे में जितनी लाइंस प्रवेश करेंगी उतनी लाइंस बाहर भी निकलेंगी। ध्यान देने की बात है, ये सर्कुलर है, क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। जितनी लाइंस प्रवेश करेंगी, एंटर करेंगी इस रूम में, इस बॉक्स में, उतनी लाइंस बॉक्स से बाहर भी निकलेंगी। तो आने वाली सारी लाइंस बॉक्स से बाहर हो गई, इसलिए इसके साथ जो बी डॉट डी एस की वैल्यू आई, जो फ्लक्स आई, दैट इज 0। इंटीग्रल बी डॉट डी एस फॉर अ क्लोज सरफेस, इस बात का ध्यान रखना हम लोगों को, दिस इज इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है ना? ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप में होती हैं। किसमें होती हैं? क्लोज लूप में होती हैं। इसलिए इंटीग्रल बी डॉट डी एस की वैल्यू हमारे लिए हमेशा क्या होगी? 0 होगी। एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, बहुत छोटा सा एग्जांपल, ध्यान देने वाली बात है। सपोज दैट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं पर ऐसे पड़ी हुई, हमने इसमें एक सरफेस ले लिया इस टाइप की, ये एक सरफेस हो गई हमारी। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ में 37 डिग्री का एंगल बना रही है। दिस इज बी एंड दिस इज ए। बी की वैल्यू हमने लिया 5 टेस्ला और ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर। द क्वेश्चन इज फाइंड फ्लक्स। हमारे पास फार्मूला क्या है? पाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बच्चे गलती क्या करते हैं? इस 37 डिग्री को ही थीटा मान लिए। ऐसा नहीं है, मैंने बताया था मैग्नेटिक लाइंस के साथ में कौन से एंगल की चर्चा करेंगे? इस सरफेस से बनने वाले नॉर्मल की। इसका नॉर्मल किधर होगा? आउटवर्ड या इनवर्ड। चाहे आउटवर्ड हो और चाहे इनवर्ड हो। देखो मैं यहां पर ऐसे नॉर्मल दिखाने जा रहा हूं, क्रॉस। एरिया वेक्टर किधर होगा? क्रॉस्ड होगा, आउटवर्ड या इनवर्ड। मैंने इनवर्ड ले लिया। यहां पर आप क्या बताएंगे? हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू कितना हो जाएगी?
0। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए फाई की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 0 होगी। ये बात ध्यान देना है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स 1 मार्क्स के आप लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। और भी बहुत ढेर सारी सवालें बुक्स में मिलेंगी, उनको करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फैराडेज लॉ की चर्चा करेंगे।